प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुखवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू, आज आपसे चीन की 1949 ईस्वी की महान साम्यवादी क्रांति के संबंध में विस्तृत चर्चा करूंगा। चीन की 1949 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति को महान क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत जर्जर हो चुके चीन ने विश्व के समक्ष एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित किया। आज वैसे भी चीन के इतिहास और संस्कृति पर पूरे विश्व की दृष्टि है, क्योंकि वर्तमान में चल रहे कोरोना वैश्विक संकट की जड़ें कहीं न कहीं चीन में ही नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से पूरे विश्व का जीवन अस्त व्यस्त है। आइए हम चीन की 1949 ईस्वी की महान साम्यवादी क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों और कारणों पर विस्तृत बात करते हैं। नंबर 1, चीन की 1911 ईस्वी की क्रांति। चीन में हुए प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध और 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य विदेशी शक्तियों के मध्य सुविधाओं के लिए हुए संघर्ष के फलस्वरूप चीन एक अत्यंत कमज़ोर राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आया था। चीन में विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि मांचू शासन के प्रति लोगों का असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था और 1619 ईस्वी में स्थापित हुए मांचू वंश का समाप्त होना अब अवश्यंभावी था। 1911 ईस्वी तक आते आते चीन में शासन के प्रति लोगों का असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और 1911 ईस्वी में हुई क्रांति के फलस्वरूप चीन में मांचू वंश का शासन समाप्त हो गया। मांचू वंश के अंतिम शासक के प्रभाव के फलस्वरूप राष्ट्रीय सेना के जनरल युआन शिकाई को 3 नवंबर 1911 ईस्वी को चीन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आगे चलकर डॉक्टर sun यat-sen विदेश से वापस चीन लौटे और उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप युआन शिकाई को चीन का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और चीन में गणतंत्रीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। डॉक्टर sun यat-sen ने युआन शिकाई को अपना पूरा समर्थन देने का वचन भी दिया और खुद पर्दे के पीछे रहने का फैसला किया। नेक्स्ट पॉइंट, 4 मई आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन से चीन के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि चीन में अब विदेशी हस्तक्षेप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चीन ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। परंतु चीन में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से चीन के लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि चीन के लोगों के लिए इस सम्मेलन में कुछ भी विशेष नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप पीकिंग में 4 मई 1919 ईस्वी को एक बड़े रोष प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और सरकार ने शक्ति के बल पर इस रोष प्रदर्शन का दमन कर दिया। परंतु 4 मई 1919 ईस्वी का यह रोष प्रदर्शन चीन में राजनीतिक चेतना का संचार करने में कामयाब रहा और चीन की 1949 ईस्वी की क्रांति के लिए इसने वातावरण तैयार किया। नेक्स्ट पॉइंट, कुओमिंतांग की स्थापना। युआन शिकाई लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम साबित हुआ। उसने चीन में राजतंत्र को फिर से स्थापित करने का प्रयास भी किया। इस प्रकार चीन के लोगों की जो उम्मीदें थीं उन पर युआन शिकाई पूरा नहीं उतरा और अब डॉक्टर sun यat-sen ने फिर से चीन के लोगों में जोश भरने का निश्चय किया। डॉक्टर sun यat-sen ने 30 जुलाई 1905 ईस्वी को टोक्यो में एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी, जिसे तुंग मेंग हुई कहा जाता है, जिसका अर्थ है क्रांतिकारी लीग। अब डॉक्टर sun यat-sen ने तुंग मेंग ही को एक नया रूप दिया और इसे कुओमिंतांग कहा गया। इसे चीनी राष्ट्रवादी पार्टी भी कहा जाता है। 10 अक्टूबर 1921 ईस्वी को यह पार्टी स्थापित की गई। इस पार्टी की स्थापना में डॉक्टर sun यat-sen का विशेष योगदान था और कुओमिंतांग ने चीन के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए लोगों के लिए संघर्ष करने का फैसला किया। नेक्स्ट पॉइंट,
चीनी साम्यवादी दल की स्थापना। शंघाई में 1912 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें चीनी साम्यवादी विचारों के लोगों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में जुलाई 1921 ईस्वी में चीनी साम्यवादी दल का गठन किया गया। चीन में काफ़ी समय से साम्यवादी विचारों का प्रसार बढ़ता जा रहा था और इन्हीं युवा और बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर चीनी साम्यवादी दल की जुलाई 1921 ईस्वी में स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, वाशिंगटन सम्मेलन। नवंबर 1921 ईस्वी में वाशिंगटन में 9 देशों के एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें वे देश सम्मिलित थे जिनके चीन में प्रभाव क्षेत्र थे। सभी देशों ने आपस में मिलकर चीन में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र समाप्त करने का फैसला किया और 1 जनवरी 1923 ईस्वी तक सभी देशों ने ये फैसला किया कि सभी डाक एजेंसियों को समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार वाशिंगटन सम्मेलन के फलस्वरूप चीन को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ और चीन में यूरोपीय शक्तियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। परंतु वाशिंगटन सम्मेलन चीन में पूरी तरह से विदेशी प्रभाव को समाप्त नहीं कर सका क्योंकि जापान की साम्राज्यवादी आकांक्षा अभी भी चीन में जारी रही। परंतु फिर भी वाशिंगटन सम्मेलन ने चीन को एक प्रतिष्ठित स्थान दिलवाया और वाशिंगटन सम्मेलन एक कामयाब सम्मेलन चीन के राजनीतिक हैसियत की दृष्टि से रहा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम संयुक्त गठबंधन की स्थापना। चीन के 2 मुख्य राजनीतिक दल चीनी राष्ट्रवादी पार्टी और चीनी साम्यवादी पार्टी के मध्य 1924 ईस्वी में संयुक्त गठबंधन हुआ। इस गठबंधन का उद्देश्य चीन में विदेशी प्रभाव को समाप्त करना और सामंतवादी शक्तियों का दमन करना था। इसी उद्देश्य से दोनों दलों के मध्य एक गठबंधन हुआ और दोनों दलों ने राष्ट्र के हित में साथ मिलकर कार्य करने का निश्चय किया। नेक्स्ट पॉइंट, कोमिंतांग का सामंतों के विरुद्ध उत्तरी अभियान। 9 जुलाई 1926 ईस्वी को कोमिंतांग ने सामंतों के विरुद्ध प्रांतों में एक बड़े सैन्य अभियान का आयोजन करने का निश्चय किया और जल्दी ही कोमिंतांग की सैन्य टुकड़ियों ने वुहान, हानियांग और हैंकाऊ पर अधिकार कर लिया। कोमिंतांग की सेनाओं ने आगे बढ़ते हुए नानचांग पर भी अधिकार कर लिया। 1926 ईस्वी के अंत तक कोमिंतांग ने चियांगसू, चेकियांग और अनहुई प्रांतों के अलावा दक्षिणी पश्चिमी चीनी प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया। परंतु इस समय साम्यवादी दल की मुख्य रुचि आंतरिक संगठन को मजबूत करने में रही और साम्यवादी दल की इस व्यस्तता का लाभ उठाकर चियांग काई शेक ने राजनीतिक संगठन पर अपनी सत्ता की पकड़ मजबूत कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, चियांग काई शेक का शंघाई अभियान। चियांग काई शेक ने अपनी बढ़ती हुई शक्ति का आगे प्रसार करने का निश्चय किया और उसने मार्च 1927 ईस्वी में यांग्त्से नदी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का निश्चय किया। इस क्षेत्र में ब्रिटेन और जापान का प्रभाव था और इस क्षेत्र को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने के लिए चियांग काई शेक ने चीनी सामंतों को अपनी ओर मिला लिया, जिससे साम्यवादी कोमिंतांग के खिलाफ हो गए और उन्होंने इस अभियान में कोमिंतांग का पूरी तरह से साथ नहीं दिया। अंततः चियांग काई शेक का शंघाई अभियान साम्यवादियों के विरुद्ध अभियान में बदल गया। 24 मई 1927 ईस्वी को चियांग काई शेक की सेना ने शंघाई पर अधिकार कर लिया। उसका साम्यवादियों से बड़ा टकराव हुआ और इस प्रकार से प्रथम संयुक्त मोर्चा जो कोमिंतांग और चीनी राष्ट्रवादी पार्टी के मध्य हुआ था वो असफल साबित हो गया। चियांग काई शेक ने आगे बढ़ते हुए नानकिंग पर भी अधिकार कर लिया और नानकिंग को चियांग काई शेक ने अपनी राजधानी बना लिया और उसने साम्यवादियों पर अपना प्रहार जारी रखा। नेक्स्ट पॉइंट, लाल सेना का गठन। साम्यवादियों ने
इस बात को पूरी तरह से महसूस कर लिया था कि उन्हें अब अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा और चियांग काई शेक उनका किसी प्रकार से पूरी तरह साथ नहीं देगा। और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी दोनों दल अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे और 1928 ईस्वी में अब माओ त्से तुंग और जनरल तुतेह ने लाल सेना का गठन किया और जल्दी ही लाल सेना ने कृषकों और अन्य वर्गों में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और लाल सेना की टुकड़ियां लगातार बढ़ने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, कोमिंतांग के विरुद्ध साम्यवादियों का अभियान। अक्टूबर 1923 ईस्वी में जनरल माओ त्से तुंग और जनरल तुतेह की सेनाओं ने कोमिंतांग की सेनाओं का दमन करने के लिए एक बड़े अभियान का आयोजन किया और इसमें कोमिंतांग की सेनाओं का काफ़ी नुकसान हुआ। लाल सेना की टुकड़ियों ने कोमिंतांग की सेनाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 18 सितंबर 1931 ईस्वी को जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण का फ़ायदा उठाते हुए साम्यवादियों ने मंचूरिया में साम्यवादियों की लाल सेना की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी और उधर कोमिंतांग और जापान की परस्पर लड़ाई के फलस्वरूप कोमिंतांग की सेनाएं लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। चियांग ने साम्यवादियों के विरुद्ध 5 बड़े अभियान आयोजित किए, परंतु वह साम्यवादी सेना का पूरी तरह से सफाया नहीं कर सका और इसके पश्चात हम देखते हैं कि कोमिंतांग की सेनाओं में भी विद्रोह हो गया, जिसके कारण कोमिंतांग का सैन्य गठबंधन कमज़ोर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग मार्च। चीन के इतिहास में लॉन्ग मार्च का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। लॉन्ग मार्च का आयोजन अक्टूबर 1934 ईस्वी में किया गया और लॉन्ग मार्च का आयोजन इसलिए किया गया था कि लाल सेना अब एक सुरक्षित स्थान देख रही थी जहां सेनाओं का संगठन किया जा सके और उस स्थान का प्रयोग कोमिंतांग के विरुद्ध एक मजबूत दुर्ग के रूप में किया जा सके। इस दृष्टि से लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया और साम्यवादी सेनाओं ने अपने लिए शैनसी प्रांत को उपयुक्त माना और शैनसी प्रांत में येनान को साम्यवादी सेनाओं ने अपनी राजधानी के रूप में चुना। लॉन्ग मार्च चीन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साम्यवादी सेनाओं ने चीन के विभिन्न क्षेत्रों से कूच कर शैनसी प्रांत में पहुंचकर अपने आप को संगठित किया। इस लॉन्ग मार्च में साम्यवादी सेनाओं को यद्यपि काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा और कई स्थानों पर उनका कोमिंतांग की सेनाओं से सामना हुआ, जिसमें लाल सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचा, परंतु कुल मिलाकर लॉन्ग मार्च साम्यवादियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ और इस लॉन्ग मार्च के फलस्वरूप साम्यवादी सेनाएं शैनसी प्रांत में इकट्ठी हो गई और येनान को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय संयुक्त गठबंधन की स्थापना। जापानी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए चीनी राष्ट्रवादी दल यानी कोमिंतांग और चीनी साम्यवादी दल ने अब पुनः एक बार फिर एक गठबंधन की स्थापना की और इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य चीन के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा था और जापानी साम्राज्यवादी खतरे का मुकाबला करना था। 1936 ईस्वी में द्वितीय गठबंधन की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट, चीन में गृह युद्ध का प्रारंभ होना और साम्यवादी दल का मजबूती पकड़ना। 1945 ईस्वी में जापान की पराजय होने लगी और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के फलस्वरूप अब जापान पर प्रहार करने का चीन के लोगों को मौका मिल गया और ऐसी दृष्टि से अब साम्यवादियों ने अब जापानी सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। साम्यवादियों ने उत्तरी चीन में जापान को करारी मात दी और उन्होंने रूस की सहायता से एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब ऐसी स्थिति में कोमिंतांग भी कमज़ोर साबित हो रहा था
क्योंकि कॉमिंतांग को यद्यपि अमेरिका से सहायता मिल रही थी, परंतु इस समय लाल सेना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में इस गृह युद्ध का सबसे ज़्यादा फायदा लाल सेना को मिला। 1946 ईस्वी में चियांग ने अमेरिका की सहायता से साम्यवादियों पर एक बड़ा प्रहार किया, परंतु वह साम्यवादियों की शक्ति का दमन करने में असफल साबित हुआ। 1947 ईस्वी में लाल सेना ने अब रक्षात्मक युद्ध की बजाय आक्रामक युद्ध की नीति अपनाई और उन्होंने कोमिंतांग पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कई प्रांतों में कोमिंतांग की सेनाओं का नाश कर दिया और इस तरह से लाल सेना अब लगातार बलवती होती जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, मंचूरिया पर अधिकार। मंचूरिया जहां जापान का प्रभाव ज़्यादा था और लाल सेनाओं ने इस क्षेत्र के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, इस क्षेत्र में साम्यवादियों की लाल सेना ने चियांग काई शेक की 5 लाख की सेना को नष्ट कर डाला और इस प्रकार से मंचूरिया पर साम्यवादियों का प्रभाव स्थापित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पीकिंग पर अधिकार। जनवरी 1949 ईस्वी में साम्यवादियों ने पीकिंग पर अधिकार स्थापित कर लिया। यह साम्यवादी लाल सेना की एक बहुत बड़ी विजय थी। नेक्स्ट पॉइंट, नानकिंग, संघाई और कैंटन की विजय। साम्यवादी सेनाओं ने आगे बढ़ते हुए कोमिंतांग की सेनाओं को लगातार पराजित किया और बड़े खूनी संघर्ष के पश्चात उन्होंने नानकिंग, संघाई और कैंटन पर भी अप्रैल 1949 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, साम्यवादी सरकार का गठन। साम्यवादी सेनाओं की अब धीरे धीरे पूरे चीन पर पकड़ स्थापित हो चुकी थी और 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को साम्यवादी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। इससे पूर्व ही कोमिंतांग ने फार्मोसा में शरण ले ली थी और इस प्रकार चीन में साम्यवादी दल ने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और कोमिंतांग से उनकी विजय निर्णायक सिद्ध हुई। 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को साम्यवादी सरकार की स्थापना के फलस्वरूप माओ को राष्ट्रपति चुना गया और चाउ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार चीन की 1949 ईस्वी की क्रांति एक खूनी क्रांति थी और इस क्रांति के फलस्वरूप चीन में साम्यवादी दल ने एक तरफा विजय प्राप्त की और कोमिंतांग को अल्टीमेटली फार्मोसा में शरण लेनी पड़ी और इस प्रकार चीन में अब फार्मोसा में चीनी राष्ट्रवादी अथवा कोमिंतांग कहें उसकी सरकार स्थापित हो गई और चीन की मुख्य भूभाग पर साम्यवादी दल की सरकार स्थापित हो गई और माओ चीन के राष्ट्रपति बने। इस प्रकार चीन की 1949 ईस्वी की क्रांति चीन के इतिहास में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांति सिद्ध हुई। इसने राजनीतिक दृष्टि से जर्जर हो चुके चीन को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। अब हम चीन की 1949 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति की सफलता के कारणों पर विचार करेंगे कि ये क्रांति क्यों सफल हुई। फर्स्ट पॉइंट, चीन जापान युद्ध। 1937 से 1945 ईस्वी के मध्य जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया था और चीन जापान के मध्य युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध के फलस्वरूप कोमिंतांग की शक्ति का ह्रास हुआ और साम्यवादी सेनाओं ने इस बात का फायदा उठाया और इस प्रकार चीन जापान युद्ध साम्यवादी सेना की विजय में अथवा लाल सेना की विजय में बहुत निर्णायक साबित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मित्र राष्ट्रों द्वारा सहायता न देना। कोमिंतांग को मित्र राष्ट्रों द्वारा उतनी सहायता नहीं मिल पाई जितनी इस समय आवश्यक थी। मित्र राष्ट्रों द्वारा सहायता न देने के कारण कोमिंतांग की सेनाएं लगातार पराजित होती चली गई और कोमिंतांग को भारी नुकसान पहुंचा। इसके विपरीत लाल सेना को रूस से लगातार मदद मिल रही थी जिसके कारण लाल सेना अथवा साम्यवादी सेना की विजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट, शक्तिशाली लाल सेना का नेतृत्व। शक्तिशाली लाल सेना का नेतृत्व भी
चीन की 1949 ईस्वी की क्रांति की सफलता के लिए एक बहुत बड़ा कारण था। जनरल माओ और जनरल तुतेह की योग्यता की वजह से लाल सेनाओं ने कोमिंतांग पर बड़ी विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट, कोमिंतांग में विद्रोह। कोमिंतांग के जनरलों के मध्य मतभेद भी कोमिंतांग की असफलता का एक बड़ा कारण बने और कोमिंतांग में विद्रोह हो गया, जिसका फायदा लाल सेना को मिला। विदेशी सहायता। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी सहायता अथवा रूस द्वारा सीधी मदद। लाल सेनाओं की विदेश से भी सहायता मिलती रही, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रूस का था। रूस ने लाल सेना को हथियारों और अन्य साधनों द्वारा पूरी मदद की, जिससे लाल सेना विजयी रही और लाल सेनाओं ने अपना परचम चीन में पूरी तरह से लहरा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, माओ त्से तुंग का योग्य नेतृत्व। उत्तरी अभियान और उसके पश्चात लॉन्ग मार्च में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माओ त्से तुंग का था। माओ त्से तुंग ने शैनसी प्रांत में लॉन्ग मार्च और येनान को राजधानी बनाने और कृषकों और अन्य वर्गों में साम्यवादी दल का प्रभाव स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सैन्य नेतृत्व की दृष्टि से भी माओ बहुत योग्य सिद्ध हुआ। माओ के नेतृत्व के फलस्वरूप साम्यवादी सेनाओं ने युद्ध के क्षेत्र में भी सफलताएं प्राप्त की और प्रजा का समर्थन जुटाने में भी कामयाब रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि लाल सेनाएं विजयी रही और उन्होंने 1949 ईस्वी की महान क्रांति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब इस बात पर विचार करेंगे हम कि चीन की राष्ट्रवादी पार्टी इस क्रांति में किस प्रकार से पराजित हुई। राष्ट्रवादियों की असफलता के कारण। कोमिंतांग के सदस्यों में एकता का अभाव था। वे आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे और इसी वजह से उनको इस अभियान में सफलता नहीं मिल पाई। चियांग काई शेक राष्ट्रवादियों को कुशल नेतृत्व देने में असफल साबित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रवादी सरकार देश में महंगाई पर नियंत्रण रखने में असफल साबित हुई, जिससे लोग उसके खिलाफ होते जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, चियांग काई शेक के शासन का ढंग प्राचीन था। उसकी सरकार ज़्यादा लोकप्रिय न हो पाई। इसकी वजह से चियांग काई शेक को प्रजा का उतना समर्थन नहीं मिल पाया जितना साम्यवादी दल का विभिन्न वर्गों के मध्य प्रभाव था। साम्यवादियों की प्रशिक्षित सेना भी 1949 ईस्वी की क्रांति के लिए एक बड़ा कारण सिद्ध हुई, जबकि कोमिंतांग की सेना उतनी प्रशिक्षित नहीं थी और इस प्रकार 1949 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति में राष्ट्रवादी असफल रहे और लाल सेनाएं कोमिंतांग की सेनाओं पर भारी पड़ी। इसके पश्चात हम विचार करेंगे कि चीन की 1949 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति के प्रभाव क्या क्या रहे। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 1, शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना। 1949 ईस्वी की सफल क्रांति के फलस्वरूप चीन में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई और चीन में एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना हुई, जिसको चीन में चुनौती देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि चीन की साम्यवादी दल ने चीन पर पूरी तरह से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, शांति एवं सुरक्षा। साम्यवादी दल की सरकार ने चीन में लंबे समय से चले आ रहे असंतोष, अराजकता के वातावरण को समाप्त किया और चीन में पूरी तरह से शांति की स्थापना की। साम्यवादियों ने अपनी कुशल पुलिस व्यवस्था तथा गुप्तचर व्यवस्था से क्रांति का विरोध करने वालों का सख्ती के साथ दमन भी किया। इस प्रकार चीन में विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक सुधार। साम्यवादियों ने सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार किए। उन्होंने समाज में प्रचलित कई बुराइयों का अंत किया और उन्होंने चीन में सामंतवादी प्रणाली, जो लंबे समय से चीन में चली आ रही थी, उसको समाप्त किया। इसके अलावा उन्होंने मदिरापान, वेश्यावृत्ति और जुए की
कुप्रथा को भी समाप्त करने के लिए कानून बनाए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। चीन की 1949 ईस्वी की क्रांति की सफलता के पश्चात साम्यवादियों ने कृषकों की दशा को सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का निश्चय किया। उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों की भूमि को अधिग्रहण कर लिया और भूमिहीन कृषकों के मध्य भूमि बांट दी गई। 1949 ईस्वी की क्रांति के पश्चात भूमि का पुनर्विभाजन बड़े पैमाने पर किया गया, जिससे चीन में लोगों को उम्मीदें थी, वो उम्मीदें धीरे धीरे पूरी होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। 1949 ईस्वी की क्रांति की सफलता से अमेरिका के सम्मान को गहरा आघात लगा। अमेरिका की सरकार चीन की राष्ट्रीय सरकार को सैन्य तथा आर्थिक सहायता दे रही थी। वह चीन में साम्यवादियों के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, परंतु साम्यवादियों ने राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक को पराजित कर दिया और इस सारे घटनाक्रम से संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्रांति के फलस्वरूप चीन एक साम्यवादी ताकत के रूप में दुनिया के समक्ष आया और उसने पश्चिमी शक्तियों के मध्य अपने आप को एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। पहले केवल रूस ही विश्व की एक बड़ी साम्यवादी ताकत थी, अब चीन भी दुनिया में एक साम्यवादी ताकत के रूप में सामने आया। 1949 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप एशिया और अफ्रीका की राष्ट्रीय शक्तियां प्रभावित हुई। इस क्रांति से यह सिद्ध हो गया कि साम्यवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था का एक विकल्प हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्रांति से एशिया में साम्यवाद का प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व यह केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित था। 1949 ईस्वी की चीनी क्रांति के फलस्वरूप अफ्रीका के कई देश आज़ाद हो गए। 1949 ईस्वी की इस साम्यवादी क्रांति ने अफ्रीका के लोगों के लिए स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस चीन संबंधों में भी अंतर आया। आरंभ में रूस ने इस क्रांति को अपना पूर्ण समर्थन दिया था, परंतु बाद में रूस महसूस करने लगा कि साम्यवादी शक्तियों में चीन उसका एक बड़ा प्रतिद्वंदी बन सकता है। परिणाम स्वरूप अब रूस और चीन के संबंधों में परिवर्तन आने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन की 1949 ईस्वी की क्रांति पूरे विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी और यह खून खराबे से रंजित क्रांति थी, परंतु इसने चीन के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित किया और चीन में एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप चीन में लंबे समय से चले आ रहे अराजकता और अशांति के वातावरण का अब नाश हुआ और चीन में एक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार चीन की 1949 ईस्वी की क्रांति चीन के इतिहास में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आई और चीन विश्व में एक बड़े साम्यवादी राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया में सामने आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन की 1949 ईस्वी की क्रांति एक सिर्फ सामान्य घटना नहीं थी, अपितु पूरे विश्व के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसने चीन को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के समक्ष स्थापित किया। इस प्रकार चीन की 1949 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति एक सफल क्रांति कही जा सकती है, जिसने चीन में लंबे समय से चले आ रहे द्वंद्व को समाप्त किया और चीन को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। आगे चलकर जनरल माओ, जो चीन के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनके योग्य नेतृत्व ने चीन में एक बड़ी इंटेलेक्चुअल क्रांति के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया।